द्वापर युग में भी एक बहुत खुशी का माहौल रहा और हमारे देश और संस्कृति ने बहुत नाम कमाया। बहुत सी हमारे देश के राजाओं ने देश विदेश में अपना एक सिक्का रखा था और इसीलिए हर दुनिया के देश कोने कोने से भारत की तरफ आकर्षण हुआ। तो इसकी वजह ये थी कि हमारा देश संपन्न था और 16 से लेकर 80s के 1600 से 1800 की शताब्दी में भी हमने देखा कि पूरे विश्व का व्यापार का केंद्र भारत रहा, चाहे वो कच्चा लोहा हो, चाहे यहाँ के कृषि उत्पाद हो, जिस कारण हम हमेशा रिच रहे। भारतीय समृद्धि में अब आगे बढ़ते हैं। जो मुख्य आधार है हमारा वो शुरू से ही रहा है प्राकृतिक कृषि, और आज जो है कृषि में जो विधियां है वो बदलाव की ओर आई। बेशक जब हम आजाद हुए तो केवल 35 करोड़ थे और आज हम 130 करोड़ हो गए हैं। तो इतने जो 75 इयर्स में हमारी पॉपुलेशन बढ़ी तो उस वक्त तो जरूरत थी कि अधिक उत्पादन हो, परंतु उसके साथ साथ आज जो हम देखते हैं कि बहुत सारे क्षेत्र में तो हम आत्मनिर्भर है। तो आज हमें केवल उत्पादन के ऊपर ध्यान न देकर क्वालिटी के ऊपर ध्यान देने का समय भी आया है, और उसके लिए हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकाला है। और हम लोग आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्था, आत्मनिर्भर किसान, इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। और इसके लिए हमने हर व्यक्ति काम करे, हर व्यक्ति को कृषि के दिनों में जो कृषि कार्य होता है तो बाकी के दिनों में वो फ्री न रहकर कोई ना कोई उद्योग करे। इसी प्रकार भारतीय जो प्राचीन परंपरा है उसको जीवित रखते हुए और समाज को सशक्त करते हुए, प्रेम पूर्ण व्यवहार को करते हुए हमें अपने देश की समृद्धि के ऊपर ध्यान देना है। नेक्स्ट आगे बढ़ो प्लीज। प्रकृति से प्रेम, ये हमारी सदियों पुरानी परंपरा रही है, इसलिए हमारे शास्त्रों ने भी प्रकृति को देवता के रूप में, माँ के रूप में भी पूजा। सूर्य की पूजा हमारे यहाँ सनातन धर्मों में होती रही ताकि हम उसकी वैल्यू को समझते रहे। कभी किसी ने उनसे बात थोड़ी ना की, वो देवता के रूप में देखा थोड़ी ना, लेकिन एक भावना भरी गई कि आप उनका प्रोटेक्शन और उनकी वैल्यू समझे। धरती को माँ कहा तो कृषक जब किसान धरती को जब हल चलाता था तो ये पहले प्रार्थना करता था कि मैं आपको कष्ट तो नहीं दे रहा हूँ, धरती से बात करता था। तो ये जो कम्युनिकेशन था ये बहुत बड़ी चीज थी। इसी के तहत हमने आकाश में भी बहुत पवित्र भावनाओं की बात रखी, तो हम हमेशा हाथ जोड़ते रहे, तो पूजा करते रहे। लेकिन आज जो इन पांचों तत्वों से विपरीत हमने ऑर्गेनिक और जैविक खेती को भूलकर जो रासायनिक खेती शुरू की, और उसके कारण हम जानते हैं कि उसका बहुत सी साइड इफेक्ट्स मानवीय हेल्थ के लिए हुई है। और हेल्थ का भी अगर हम बात करें तो WHO ने भी कहा है कि केवल फिजिकल हेल्थ ही जरूरी नहीं है, मेंटल हेल्थ भी उतनी जरूरी है, सोशल हेल्थ भी उतनी जरूरी है, स्पिरिचुअल हेल्थ भी जरूरी है। तो आज अगर हम उस लेवल तक की बात करें तो इंसान की मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ में तो कितनी ज्यादा गिरावट आती रही है। आज हम एक दूसरे के दर्द को कितना समझ पा रहे हैं। तो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं जब रासायनिक दवाओं का स्प्रे होता रहा तो किसान के मन में भावना क्या रहती है कि जितने भी कीड़े हैं मर जाए, मरे मरे। तो ये जो संकल्प है वो क्रॉप को पैदा करते समय हमने कौन सा डाला, मारने का, यानी कि हिंसा का। तो उस क्रॉप के बाद में जो खाने वाले लोग हैं उनके अंदर भी अधिक भावनाएं और अधिक थॉट कौन सा आने लगा, जो मेरे काम का नहीं उसको हम रिमूव कर दे, हम उसको खत्म कर दे। लेकिन दुनिया जोड़ने से चलेगी, तोड़ने से तो नहीं चलेगी। अच्छा, हमारी सॉइल जो बीमार हुई है तो सॉइल हेल्थ पर हम काफी काम कर रहे हैं कि आज धरती पुकार रही है कि मैंने तुमको कितना दिया लेकिन तुम मुझे क्या दे रहे हो। हमें थोड़ी सी आवाज सुनने की जरूरत है। हमने सॉइल के अंदर से एक इस तरह से लाभ लिया है, जैसे कहते कि किसी व्यक्ति के पास में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, परंतु उसने सोचा रोज एक ही सोने का अंडा मिल रहा है तो व्यक्तियों ने उसके पेट से जितने हो उतने एक साथ ले लूं। हमने कुछ ऐसी गलती की और पूरी सॉइल को ही, मिट्टी को ही खराब करके एक साथ बहुत कुछ लेना चाहा, और आज ये धरती माँ बीमार है। और जो धरती के अंदर तत्व है वही हम सबकी बॉडी में है, प्रकृति वही है बाहर भी और मेरे पास भी। तो जब ये धरती बीमार है तो हम सब बीमार है, और इसलिए हमें जो भी कुछ हम खा रहे हैं लेकिन हमें वो चीज नहीं मिली। नेक्स्ट,
अगर हम इन दिनों में देखेंगे तो अनाज संकट का अलार्म हमारे सामने बज चुका है और ये कहा गया कि बीते 40 सालों में जो खेती उपयोगी जमीन है उसकी बहुत ज्यादा जो तादाद है वो कम हुई है और इस कारण आज लगभग हम लोग के पास में ये कहते हैं कि 75% जो जमीन है वो खेती के योग्य नहीं रही है और यही रेशो यही रीत चलती रही तो 27 साल के बाद हम सब कुछ भी नहीं उपजा पाएंगे। एक रिपोर्ट ने कहा है हमारे पास जमीन तो होगी लेकिन उस जमीन में हम घास भी नहीं उगा पाएंगे। इस तरह की चीजें आज निर्मित हुई है। नेक्स्ट, तो सोचने की जरूरत है कि रासायनिक खेती ने क्या किया। किसान के जो मित्र जीव थे उन मित्र जीवों को समाप्त किया। हमने बेशक हमारे शत्रुओं को मारना था लेकिन साथ साथ हमने मिट्टी के अंदर जरूरी नमी पैदा करने वाले उन सारे कीटकों को भी और फसलों के ऊपर भी बहुत प्रकार का नुकसान देने वाली जो इल्लियां आती थी दूसरी आती थी उसको खाने वाले पक्षियों को भी हमने मार डाला। बहुत सारी चिड़ियाएं बहुत सारे इल्लियां वो आज समय में उपलब्ध नहीं है। इसी तरह से कुछ पोषक फसलें भी जो किसी जमाने में हमारे पुरखों ने खाई और हम जानते भी है कि उनकी स्टेमिना कितनी थी, उनकी आयु कितनी थी और वो कितने स्वस्थ और हैप्पी लाइफ जीते थे। और आज हम देखते हैं कि हम सबको कितना समय हमारा जाता है कि हम अपनी बॉडी को अपने मेंटल हेल्थ को ठीक करने में ही अपने घरेलू प्रॉब्लम्स को ही ठीक करने में ही हमारा बहुत सारा एनर्जी चली जाती है क्योंकि ये जो पोषक फसलें थी ये आज उगी नहीं पा रही है। आज हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया है परंपरागत फसलों पर। और बहुत बड़ा कारण है नेक्स्ट जलवायु परिवर्तन जिस पर तो सारे विश्व में चर्चा हो रही है लेकिन ये हकीकत है कि क्लाइमेट चेंज पर डेवलप्ड कंट्रीज जितनी भी बातें कर रहे हैं लेकिन सॉल्यूशन अगर है तो शायद हम लोग के पास है, भारत के पास है क्योंकि आज 1 साल से रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। अब क्लाइमेट चेंज की इतनी सारी बातें करने के बाद पोल्यूशन कितना फैल रहा है और हर समय ये युद्ध का खतरा और ये सब बना रहता है। तो जलवायु परिवर्तन के लिए जब तक हम प्रकृति से प्रेम करना नहीं सीखेंगे, जो हमारी परंपराएं थी उसकी ओर नहीं मुड़ेंगे तो हम कभी भी प्रकृति को बचाने की सेवा नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों ने एक यौगिक कृषि जो आप सबके लिए भी शायद एक न्यू वर्ड हो सकता है इसको इंट्रोड्यूस किया है और उसकी लगातार भारत भर में हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चला रहे क्योंकि ये दिखा रहा है कि कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का जो जीडीपी में योगदान है वो लगातार कैसे घटा है। तो इसे इम्प्रूव करने के लिए किसानों को किसानी की ओर मोड़ना पड़ेगा क्योंकि लगातार गांव से शहरों की तरफ पलायन हो रहा है, किसानी छोड़े जा रहे हैं और उसका कारण है तो यही है कि खेती महंगी हो गई है और ये महंगी खेती किसान अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उससे मेहनत भी अब नहीं हो पा रही है। और दुखद वास्तविकता ये है, नेक्स्ट प्लीज, कि किसान का न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और मानसिक रूप से भी बहुत ज्यादा जो परिवर्तन होना चाहिए वो उत्थान की ओर नहीं पतन की ओर हुआ है। इस समय कहा जाता है कि प्रति किसान परिवार प्रति माह 6 से 7 हजार का इनको इनकम है जो कि अन्य देशों की तुलना में बहुत कम भी है। और इसमें भी इस समय कुछ किसान निधि के तहत कुछ हर 3 मास में 2000 रुपया गवर्नमेंट से भी मिलता है, उसे जोड़ दिया है, नहीं तो और भी ज्यादा कम हो सकता है। सामाजिक रूप से देखें तो एक इंजीनियर चाहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, एक डॉक्टर चाहता है मेरा बेटा डॉक्टर बने, लेकिन एक किसान को पूछ लो उसकी पहली चॉइस कभी भी नहीं होती है कि उसका बेटा भी किसान बने। पहले जब शादियां होती थी तो पहले पूछते थे कि भाई इस बेटे के हिस्से में जमीन कितनी है, लेकिन आज ये पूछते हैं कि नौकरी है कि नहीं। किसी जमाने में कहते हैं कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और सबसे नीच नौकरी, लेकिन आज नौकरी है तो दी बेस्ट है। बेटा पैदा होता है तो माँ कहती है राजा बेटा है मेरा, लेकिन जिस दिन उसको नौकरी लगती है, चाहे वो चपरासी की क्यों नहीं लगे, वो लड्डू बांटती है, तो मेरा बेटा आज से नौकर बन गया, यानी वो खुशी मनाती है कि नौकरी मिल गई। हालांकि नौकरी
बहुत प्रकार की है, बहुत अच्छी है, लेकिन कहने का मतलब किसानी छोड़ते जा रहे हैं और प्रतिवर्ष हमारे देश में ही 8,000 एवरेज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन यापन की जो तरीके हैं वो बदले हैं। अब जो रासायनिक खेती से उत्पन्न होने वाला अन्न है वो अशुद्ध अन्न अनेक बीमारियों को पैदा कर रहा है और इसकी वजह से जो अनेक तकलीफें हैं। और भारत में हम लोग अपनी हेल्थ सिस्टम को अगर देखें तो लगभग 11,000 लोगों पर एक डॉक्टर अवेलेबल है, जबकि WHO का मानक कहता है कि 1000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए, परंतु हमारे देश में 11,000 लोगों पर एक डॉक्टर है और वो भी ग्रामीण क्षेत्र में उनकी अप्रोच इतनी हो नहीं पाती है। और इस कारण से हमें हेल्थ सिस्टम पे तो भरोसा नहीं रख सकते, केवल हमें इम्प्रूव करना है अपनी खुद की इम्यूनिटी को, अपनी खुद के शरीर को अच्छा बनाना है। इसी तरह अगर मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो भारत में लगभग 4.5 करोड़ केसेस हमारी अलग अलग अदालतों में पेंडिंग चल रहे हैं। अब आप सोचिए उसमें भी कितना ज्यादा धन और मानसिक शक्तियां सतत इंसान की जाती है। वो कैसे स्टेबल हो पाएगा, कैसे वो सुख चैन से जी पाएगा जब तक उसके सामने इस तरह की समस्याएं चल रही है। नेक्स्ट प्लीज। तो अब जो हमने इजाद तो नहीं किया है, ये भारत की पारंपरिक खेती है और ये पारंपरिक खेती में हमने शारीरिक ऊर्जा के साथ साथ पराभौतिक ऊर्जा जो मन से संबंधित है और पूरे विश्व में फैली हुई जो कॉस्मिक ऊर्जा है उसके साथ कनेक्ट होकर अपने आप को पावरफुल बनाना और फिर अपने वाइब्रेशन से अपने क्रॉप्स को, अपनी सॉइल को, वाटर लेवल को, सबको रिचार्ज करना। ये बिल्कुल एक न्यू कॉन्सेप्ट है और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने कच्छ जैसे एरिया में जो बिल्कुल ड्राई है यौगिक खेती के मॉडल्स तैयार किए हैं। हमारे हेडक्वार्टर माउंट आबू में, वो भी पहाड़ी एरिया है, वहां पर भी एक यौगिक खेती का मॉडल बनाया है और ये 75th ईयर्स ऑफ फ्रीडम में हम लोगों ने पूरे भारत में 75 मॉडल बनाने का लक्ष्य रखा था, जो 60 तक लगभग बन चुके हैं। और हमारे ये जो शाश्वत यौगिक खेती का प्रयोग है ये अभी तक हम लोगों ने दांतीवाड़ा यूनिवर्सिटी गुजरात, पंतनगर यूनिवर्सिटी, आनंद यूनिवर्सिटी और जूनागढ़ यूनिवर्सिटी, ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल में भी किया है, जिसमें 3 यील्ड बनाए जाते हैं, जिसमें एक में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज होता है, एक में जैविक और एक में बिना किसी प्रकार के खाद के। केवल हमारे जो तपस्वी भाई बहने हैं वो योग के द्वारा वाइब्रेशन देते हैं बिना किसी खाद के, केवल गाय के गोबर से। और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, यूनाइटेड नेशन तक भी इसकी रिपोर्ट भी गई है और वर्तमान समय 20,000 फार्मर्स इस पर प्रयोग करके अपनी खेती को पूरी यौगिक खेती बना के चल रहे हैं। योग माना क्या है? अपनी शक्तियों को बढ़ाना, और उसके लिए हम जो सुप्रीम शक्ति है उसके साथ कनेक्ट होकर अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। फिर मनुष्य के संकल्प ऐसे हो जाते हैं कि वो संकल्प से ही सृष्टि की, अपने आसपास की परिवर्तन की प्रक्रिया करता है। और ये प्रक्रिया के अंदर अगर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम लोगों ने प्राकृतिक जीवाणु युक्त खाद और कृषि रक्षा के उपायों पर काम करना शुरू किया है। ये पिछले 16 साल से काम हो रहा है और पूसा में भी इसके प्रोग्राम हुए, ICR के भी अंदर हुए। ब्रदर JP शर्मा जी ने खुद भी शायद माउंट आबू में आकर इनको देखा है और इसलिए आज यहाँ पर हमें आपसे मिलने का मौका भी मिला। तो ये एक बिल्कुल प्राकृतिक उपाय है कि जब नेक्स्ट करेंगे कि पराभौतिक ऊर्जा, जैसे कई सारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि ऊर्जा केवल ये नहीं है कि जो आप 5 तत्वों में पाते हैं, उसके सिवाय मन भी एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, बुद्धि भी एक ऊर्जा है। और बुद्धि का अहंकार, जो एटीट्यूड है हमारा, जो दृढ़ता लाता है। अगर मैं दृढ़ता पूर्वक ये सोच लेती हूँ कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तो चाहे मेरे शरीर में 1000 रोग है लेकिन मैं बिल्कुल हेल्दी अपने आप को फील करती हूँ। और ऐसे वंडरफुल एक्सपीरियंस हमारे यहाँ thousands ऑफ पीपल के हैं
जिन्होंने अपने शरीर की बीमारियों को भी मेडिटेशन से, दृढ़ संकल्प से ठीक किया है, और पौधों पे आने वाली बीमारियों को भी हम इसी प्रयोग से ठीक करते हैं। केवल उसके लिए किसान को स्वयं सात्विक होना होता है, नेक्स्ट करेंगे, कॉन्सेंट्रेट होना होता है, और गाय आधारित खेती है ये, क्योंकि श्री कृष्ण जी के संग भी गाय दिखाई गई और बलराम जी को हल दिखाया गया। ये हमारे प्राचीन समय के किसानों के मॉडल रहे। तो गाय जिसके गौमूत्र में भी, दूध में भी, गोबर में भी और समस्त चीजों में एक बहुत ही अमूल्य, जिसको अमृत कहते हैं, वो पाया जाता है। तो गौ आधारित, देसी गाय आधारित खेती ये किसानों को सिखाई जाती। नेक्स्ट, शाश्वत योगी खेती में गाय का महत्व इसलिए भी है क्योंकि गाय जो है उसकी पूजा हमारे यहाँ करना सिखाया गया था। पूजा इसलिए नहीं थी कि उनसे कुछ मांगना था, लेकिन उनका संरक्षण करना था, और उनके आधार पे, बैलों आधार से खेती होती थी। बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक कहीं ना कहीं हर प्रक्रिया में कहते थे गाय का दान दो, गाय का दान दो। तो जब गाय का दान देना है तो देने वाला भी उसे संरक्षित करेगा, और जो लेने वाला है वो भी उसको गिफ्ट में मिलेगा तो वो भी उसका संरक्षण करेगा, और उसके आधार पे फिर ये खेती भी होती थी। पंचगव्य, पंचामृत, तरल खाद, सूखी खाद, फफूंद रोधक, कीट रोधक आदि सारी चीजों का निर्माण गाय के गोबर से और गाय के अलग अलग प्रोडक्ट से होता है। सकारात्मक ऊर्जा गाय के दूध में मिलती है, और जो गाय की रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी है, जिसके कारण से गाय का दूध पीला होता है, और एक उसमें गोल्ड भी पाया गया है, जो आजकल हम गोल्ड के कई उत्पादों के अंदर, आयुर्वेद के अंदर पाते हैं, वो गाय के दूध से पाया गया है। तो इन सारी चीजों के कारण हम देसी गाय का महत्व बताते हैं। नेक्स्ट, भारतीय कृषि के प्रति के मैंने पहले ही बता दिया। नेक्स्ट, यौगिक कृषि, ये भारत की ऋषि परंपरा रही है। हमारे जो ऋषि होते थे वो सर्वांगीण विद्या सिखाते थे, वो शस्त्र विद्या भी सिखाते थे, राज चलाने की विद्या भी सिखाते थे। तो वो खुद भी गौ पालन भी करते थे और खेती भी करते थे। आज एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने हाथ गंदा करना नहीं चाहता है, वो अपनी खुद की खेती में भी काम करना नहीं चाहता है। खेती है परंतु शायद वो इनकम टैक्स बचाने के लिए है, लेकिन वो इसलिए नहीं रखता है कि मैं खुद उसमें कभी जाके काम करूंगा। वो जमींदार बन गया, वो व्यापारी बन गया, और इसकी सोच भी व्यापारी हो गई, वो किसान नहीं रहा। तो किसान जो होता था, तो ऋषि खुद भी खेती करते थे, और वो उसकी विधि भी सिखाते थे कि जब आप खेती करते हैं तो कैसे आप पांचों तत्वों का आह्वान करें, कैसे आप जल तत्व को भी प्रार्थना से आगे बढ़ाएं। कभी आपको जरूरत है कि आपकी फसलें सूख रही है, तो वो आह्वान करते थे और बारिश आती थी संकल्पों से। ये समय था, और आज हमारी औलाद भी हमारे कहने पे नहीं चलती है, तो हम कहते क्या करें, समय आया कि बच्चे ही नहीं मानते। और कभी वो प्रकृति के तत्व भी हमारी सुनते थे। तो ये जो एक कनेक्शन था, इसको डेवलप करने के लिए वृक्ष आयुर्वेद में भी बहुत सारी बातें हैं, जिसमें एक श्लोक बताया गया है कि जब एक वृक्ष को एक पौधे के रूप में पनपाते हैं, फिर दूसरी जगह उस रोप को लगाते हैं, तो उसको बाकायदा एक बात की जाती है उसके साथ कि मैं अभी आपको दूसरे स्थान पर ले जाऊंगा और वहां तुम्हें बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होगी, बड़ी संतुष्टि से तुम रहोगे। और इस तरह से वो पौधा सुनता था। और ये तो सर जगदीश चंद्र बसु ने भी कहा है कि पौधे सुनते हैं, पौधे म्यूजिक सुनते हैं, पौधे गुस्से वाले व्यक्ति के पास नजदीक आते ही सिकुड़ जाते हैं, प्रेम देने वाले व्यक्ति को पास आते ही पौधा खिल जाता है। ये हकीकत है। तो क्यों नहीं हम उस ऊर्जा को फिर से प्राप्त करें। और नेक्स्ट, उसी वृक्ष आयुर्वेद आधारित एक हर्बल कुणप जल बनाने की विधि हमारे सभी कृषि मॉडलों में बनाई गई है। और इसमें एक विधि है, जैसे 200 लीटर वाला एक प्लास्टिक का ड्रम लेकर उसमें 3 किलो धान की भूसी, 5 लीटर पानी और 30 से 45 मिनट तक उबालकर फिर ठंडा करके उसको छान लेना है। इन सभी सामग्री को 10 लीटर पानी में ड्रम में डालकर और बीच बीच में लाठी से हिलाते रहना है और 100 लीटर बाद में कर देना है उसको। और इस प्रकार से ये जो चीजें हैं, बुलबुला बनना जब बंद हो जाएगा तो ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ये कुणप जल तैयार हो जाता है। इसको कपड़े से छान कर इसको जमीन पर प्रयोग करें और इस प्रकार की एक विधि से
बहुत आसानी से 6 से 12 महीने तक ये चीजें बना के आप बिना किसी लागत के, जो आजकल हमारा एक सुनते रहते हैं जीरो बजट की खेती हो, किसानों की आय डबल हो, डबल नहीं बहुत गुना भी हो सकती है अगर हम ये विधियों को थोड़ा सा फिर से सीखे। नेक्स्ट, शाश्वत योगी खेती की संपूर्ण जानकारी हम देना चाहते हैं आपको। नेक्स्ट प्लीज। ये शाश्वत योगी खेती के अंदर मुख्य 8 बातें हैं, जिसमें पहले हम सॉइल के एक प्रकार से ट्रीटमेंट करते हैं, और वो भूमि उपचार में कुणप जल जैसे बताया, पंचगव्य बताया, कंपोस्ट, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट आदि, और उसके साथ साथ मेडिटेशन से एक उसको मन की ऊर्जा देकर जमीन को तैयार करते हैं। ये पहली विधि है। फिर जो बीज है, उन बीजों को भी जैसे आजकल मेडिकेटेड किया जाता है, हम उसे मेडिटेटेड भी करते हैं। 7 डेज के लिए एक मिट्टी के बर्तन में मेडिटेशन के हमारे कक्ष जगह जगह होते ही हैं, तो वहां पे रखते, जहाँ बहुत सारे लोग बैठकर ध्यान लगाते हैं, तो वहां पर उन बीजों को सशक्त बनाया जाता है। फिर उन बीजों का जब उपचार डाला जाता है, तब भी बहुत विधि पूर्वक और भाव पूर्वक जमीन में उसे आरोपित किया जाता है। फिर जल उपचार के समय भी संकल्पों का पानी पर बहुत प्रयोग होता है, और संकल्पों के प्रयोग पर जापानीज वैज्ञानिक मुसोटो, नाम नहीं भूल रही हूं, तो उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयोग किया। आप कभी गूगल पे या यूट्यूब पे देख सकते हैं। उन्होंने पानी के अंदर बनने वाले क्रिस्टल्स को इस तरह से डिफाइन किया कि जब आप कोई पॉजिटिव थॉट लेकर के पानी को दृष्टि दे रहे हैं, तो एक सुंदर क्रिस्टल उसमें बन रहे हैं, और जब कोई नेगेटिव भावनाओं से देख रहे हैं, तो पानी के अंदर की संरचनाएं बदलती है। तो वही हमारी बॉडी पर और वही हमारे खेतों पे बहने वाले पानी पर भी हम प्रयोग करते हैं। फसलों की सुरक्षा के लिए भी कोई भी प्रकार का केमिकल यूज नहीं करते हैं, और 3-4 प्रकार की फसलें साथ लेना, ये जो पर्मी कल्चर है, ये इसमें अडॉप्ट किया जाता है, ताकि कोई एक फसल भी अगर खराब हो जाती है तो भी किसान बिल्कुल कभी भी बिना आय का नहीं रहता है। उसकी 2 फसलें तो कम से कम ठीक रहती ही है, और तीनों भी साथ साथ ले सकता है। हर एक खेत में हम लोग एक फ्लैग लगाते हैं, और उस फ्लैग के द्वारा भी एक कॉस्मिक ऊर्जा को रिसीव करने का एक प्रयोग है। इसी तरह हर किसान खुद भूमि का मालिक अपनी खेती में काम करेगा, ये कंपलसरी है, क्योंकि आपको अपने बच्चे के लिए जो भावना होगी, और आप उसको रोटी खिलाते हैं या दवाई देते हैं, वो भावना से देते हैं। लेकिन आप अपने एक व्यक्ति नौकर को कह देते हैं, आप अपना पड़ोसी को कह देते हैं मेरे बेटे को हॉस्पिटल ले जाना या दवाई दे देना, उसमें बहुत फर्क होता है। आप अपने बुजुर्ग को पालते हैं और एक नर्स आपके माता पिता को पालती है, तो दोनों में फर्क होता है। इसलिए अपनी भूमि पर हम खुद काम करें, और फसल कटाई के समय ईश्वर का, प्रकृति का धन्यवाद करें, और उन फसलों को भी जरूर सबको बांटे। पहले किसानों के अंदर खिलाने की, बांटने की भावना होती थी, और आज तो मतलब छाछ भी मैंने सुना गांव में पैसों से बिक जाती है, वरना कभी दूध भी नहीं बेचते थे। बोले दूध को बेचा जाता है क्या, आप ले जाइए, कभी आपको जरूरत होगी, कभी मुझे जरूरत होगी, हम एक दूसरे की मदद करेंगे, ये भावनाएं थी। लेकिन आज क्या हो गया है, गणित हो गया है ज्यादा, है ना, भावनाएं कम है। तो हम इनको पुनर्जागृत करें, प्राकृतिक खेती यानी प्रकृति से हम नजदीक आएंगे। इससे हमारी अंदरूनी प्रकृति, जिसको हम अपना स्वभाव कहते हैं, नेचर कहते हैं, इसमें भी बदलाव आएगा, इंसान प्रेम से आगे बढ़ेगा। और लास्ट में मैं इतना ही कहती हूँ, रासायनिक खाद्य और यौगिक खेती का हमने जो एक कंपैरेटिव स्टडी किया है, और इस कंपैरेटिव स्टडी में आप देखेंगे कि जीवाणुओं का विनाश करती है रासायनिक खाद्य, यौगिक खेती में जीवाणु वृद्धि होते हैं। ये अप्राकृतिक है, ये प्राकृतिक है, इसमें बहुत ज्यादा लागत है, और वो भी दवाइयां आजकल बहुत डुप्लीकेट आती है। किसान पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो भी उसमें भी वो बेचारा बेवकूफ बन जाता है और वो नुकसान उठाता है। स्वास्थ्य पर तो बुरा प्रभाव है ही, मित्र कीट खत्म होते हैं और उसमें मित्र कीट बढ़ते हैं, और ये संवेदनशीलता को बढ़ाने वाली खेती है। और 5 दशक हुए हैं, 50 साल में ही आज रासायनिक खेती कमर तोड़ रही है, और बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी है। परंतु ये सशक्त खेती है जो शाश्वत चलती है। तो ये हमारा अभियान है, जिसके तहत हम लोग ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंसेस, कैंपेन्स पूरे भारत में चलाते हैं। बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने खर्चे से ये कैंपेन्स को वेलकम किया है,
और अभी तक हम लोग जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा काम तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन कॉन्फ्रेंस के कारण आना हुआ है, तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस क्षेत्र में भी हम जरूर कुछ अच्छा काम करेंगे। और आप सभी को हम निमंत्रण देंगे कि आप माउंट आबू पधारे और हमारे हेडक्वार्टर के अंदर यौगिक मॉडल भी और योग के अभ्यास को भी सीखे। थैंक यू सो मच। वर्कशॉप कर दीजिए, हम लोग सब आएंगे।